नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में सेल डिवीज़न के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसका वो चैप्टर पूरा हो गया था। आज दोस्तों आपके लिए एक नया पॉइंट है आनुवंशिकी, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। आनुवंशिकी क्या है दोस्तों? हमने आनुवंशिकी में 4 चीज़ें आती है, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और जीन। और पिछली क्लास में हमने डीएनए और आरएनए के बारे में हमने अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया था। आज दोस्तों गुणसूत्र और जीन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पढ़ने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, आज पढ़ेंगे आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मतलब कि आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या है, किसे कहते हैं, इसके प्रकार और गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी एक विज्ञान की शाखा है, एक विज्ञान की शाखा आनुवंशिकी। इसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? आनुवंशिकी के अंतर्गत। तो आनुवंशिक क्या है? आनुवंशिक लक्षण क्या है? आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मतलब कि माता पिता में जो लक्षण होंगे वो संतति कोशिकाओं में जाएंगे। ठीक है। तो आनुवंशिकी आनुवंशिकी को दर्शाता है। आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, वंश दर वंश बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। आनुवंशिकी में 2 चीज पढ़ते हैं, एक तो होती है विभिन्नता होती है, एक तो होती है विभिन्नता, उसे कहा जाता है वेरिएशन। वेरिएशन। दूसरी होती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इसको कहा जाता है वंशानुगति। इसको कहा जाता है वंशानुगति। आनुवंशिकी में 2 चीज पढ़ते हैं, विभिन्नता और वंशानुगति। अब विभिन्नता क्या होती है और वंशानुगति क्या होती है? वंशानुगति में 3 चीजें हैं, एक तो वंश है, दूसरी चीज है अणु और तीसरी है गति। वंश का मतलब जेनेटिक, मतलब जेनेरा। जेनेरा। अणु एक उपसर्ग है, हिंदी का एक उपसर्ग है, और उपसर्ग पता है कि कहां लगते हैं? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। तो ये क्या हो गया? ये अपकमिंग हो गया, अपकमिंग। और गति का मतलब टू गो, मतलब जाना। तो यहां से हम कह सकते हैं वंशानुगति के बारे में कि वंश मतलब कि लक्षणों का वंश दर वंश बढ़ना, मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? वंशानुगति के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी प्रकार विभिन्नता। अब विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता क्या होती है कि जो लक्षण होते हैं माता पिता में वो लक्षण संतति कोशिकाओं में नहीं जाते हैं, किसके अंतर्गत? विभिन्नता के अंतर्गत। और वंशानुगत में क्या होते हैं? जो लक्षण माता पिता में होते हैं वो लक्षण किस में जाते हैं? डॉटर सेल में जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि किसी के माता पिता लंबे हैं तो उसका पुत्र होगा वो भी लंबा होगा। आंखों का रंग देख लो, त्वचा का देख लो, बौनापन का देख लो, बालों का देख लो, वो लक्षण किस में आएंगे? संतति कोशिकाओं में आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे गुणसूत्र और जीन के बारे में। पहले बात बता देता हूं कि आनुवंशिकी के बारे में। आनुवंशिकी को जेनेटिक कहा जाता है। जेनेटिक शब्द के बारे में सबसे पहले बेटसन ने बताया था। दोस्तों, सबसे पहले बेटसन ने जेनेटिक शब्द के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों। और आनुवंशिकी शब्द के बारे में सबसे पहले डब्ल्यू वाटसन ने बताया था। ठीक है दोस्तों, कि डब्ल्यू वाटसन ने आनुवंशिकी शब्द के बारे में बताया और जेनेटिक शब्द के बारे में सबसे पहले बेटसन ने बताया। ठीक है दोस्तों। अब आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पादप पर भी रिसर्च किया था और एक पादप और था हेरा स्मियर, इस पादप पर भी रिसर्च किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और आधुनिक आनुवंशिकी का पिता बेटसन को भी कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक बेटसन को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? बेटसन को कहा जाता है। और
जेनेटिक शब्द के बारे में सबसे पहले बेटसन ने बताया, और आनुवंशिक शब्द के बारे में सबसे पहले डब्ल्यू वाटसन ने बताया। आनुवंशिकी में दो चीज पढ़ते हैं, एक विभिन्नता और एक वंशानुगति के बारे में पढ़ते हैं। वंशानुगति, जो लक्षण माता पिता में होते हैं वो लक्षण संतति कोशिकाओं में जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्नता में क्या होता है कि अलग लक्षण उत्पन्न होंगे, जो लक्षण माता पिता में है वो लक्षण संतति कोशिकाओं में नहीं जाते हैं, जो विभिन्नता के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। दोस्तों गुणसूत्र की खोज सबसे पहले स्टार्सबर्गर ने की थी। इसकी खोज सबसे पहले स्टार्सबर्गर ने की थी। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1875 में की थी। और इसका नाम गुणसूत्र नाम सबसे पहले वाल्डेन ने दिया था। वाल्डेन ने गुणसूत्र नाम दिया, कब दिया? 1888 में इसका नाम दिया गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, और एक गुणसूत्र सिद्धांत था। एक गुणसूत्र सिद्धांत सबसे पहले सैन एवं बोहरी ने दिया। ठीक है दोस्तों, कि गुणसूत्र की खोज सबसे पहले स्टार्सबर्गर ने की 1875 में, नाम सबसे पहले वाल्डेन ने दिया 1888 में, और गुणसूत्र सिद्धांत सैन एवं बोहरी ने दिया। ये तो दोस्तों गुणसूत्र सिद्धांत है। एक था गुणसूत्र कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड सवान ने दिया था, और ये गुणसूत्र सिद्धांत है, गुणसूत्र सिद्धांत सैन एवं बोहरी ने दिया था। अब गुणसूत्र के बारे में बात करते हैं कि ये एक गुणसूत्र सिद्धांत क्या था कि गुणसूत्र होते हैं जो पीढ़ी दर बढ़ते हैं। मतलब कि आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र होता है। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र होता है। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्रों के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का संचरण होता है, जिससे आने वाली नई पीढ़ियों में या नई संतति में नए लक्षण देखने को मिलते हैं, जो आनुवांशिक लक्षण में हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र मनुष्य में 46 होते हैं। गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, जिसमें से दो गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं लिंग गुणसूत्र, एक होता है एलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र ऑटोसोम होता है और एलिंग गुणसूत्र होता है एलोसोम होता है। लिंग गुणसूत्र किसको दर्शाता है? लिंग गुणसूत्र। और एक होता है एलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र होता है एक जोड़ी, और एलिंग गुणसूत्र होता है 22 जोड़ी। एक जोड़ी में दो आते हैं संख्या में, और 22 जोड़ी का मतलब हो गया 44। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से लिंग गुणसूत्र में 2 होते हैं और एलिंग गुणसूत्र में 44 होते हैं। लिंग गुणसूत्र होता है लिंग का निर्धारण का कार्य करता है। लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? लिंग गुणसूत्र करता है। लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? लिंग गुणसूत्र करता है, जिसमें से एक गुणसूत्र तो एक्स अक्ष होता है, उसको तो कहा जाता है मादा या माता। ठीक है, एक होता है अक्ष वाई, इसको कहा जाता है नर फीमेल, इसको कहा जाता है पिता। ठीक है दोस्तों, और एलिंग गुणसूत्र होता है अक्ष अक्ष, जो सभी में सेम होता है। ठीक है दोस्तों, कि लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करता है, और एलिंग गुणसूत्र किसका कार्य करता है? गुणसूत्र की कायिक एवं दैहिक संरचना का निर्माण करता है। तो एलिंग गुणसूत्र किसका कार्य करता है? गुणसूत्र की कायिक एवं दैहिक संरचना का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि लिंग निर्धारण के बारे में। लिंग निर्धारण में अक्ष अक्ष और अक्ष वाई दो युग्मक भाग लेते हैं। अक्ष अक्ष होता है मादा होती है, और अक्ष वाई होता है नर होता है। इनके मध्य आपस में क्रॉस होंगे। क्रॉस होने के बाद में युग्मक बनेंगे। अक्ष से अक्ष मिलेगा तो अक्ष अक्ष हो जाएगा, और अक्ष वाई से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? अक्ष वाई हो जाएगा।
तो अक्स अक्स से क्या होगा, लड़की पैदा होगी, और अक्स वाई से क्या होगा, लड़का पैदा होगा। तो मतलब कि 50% संभावना दर्शा रहा है कि अक्स अक्स से मतलब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो 50% संभावना कौन दर्शाता है, लड़की, और 50% कौन दर्शाता है, लड़की, और लड़का 50% दर्शाता है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण में 50-50% होने की संभावना दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें लिंग निर्धारण में ओनली एक गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र, जो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है, वाई गुणसूत्र करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मनुष्य में लिंग निर्धारण हो गया। दोस्तों इसके बारे में दोबारा चर्चा कर लेते हैं कि गुणसूत्र की खोज सबसे पहले स्टार्सबर्गर ने की थी। नाम सबसे पहले वाल्डेन ने दिया था, और एक गुणसूत्र सिद्धांत सबसे पहले सैमन एवं बोरी ने दिया। जिसमें से गुणसूत्र के बारे में चर्चा करें कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 2 गुणसूत्र होते हैं, एक तो लिंग गुणसूत्र होता है और एक होता है अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जोड़ी में 1 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, और अलिंग गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी, संख्या में 44 होते हैं। लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण का कार्य करता है, जिसमें से एक तो अक्स अक्स होता है और एक होता है अक्स वाई होता है। दूसरा अलिंग गुणसूत्र हो गया, जो अक्स अक्स होता है वो सभी में सेम होता है, जो किसका कार्य करता है, कायिक एवं दैहिक संरचना का निर्माण करता है। किसकी, गुणसूत्र की कायिक एवं दैहिक संरचना का निर्माण करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण में मादा एवं नर भाग लेता है। मादा एवं नर के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो लड़की एवं लड़का उत्पन्न होता है। लड़का और लड़की 50-50% के रूप में इनकी संभावना दर्शाते हैं, एवं लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है, वाई गुणसूत्र करता है। ठीक है दोस्तों, अब हो गए गुणसूत्र। अब गुणसूत्र में मेंडल ने भी गुणसूत्र के बारे में अध्ययन किया था, मटर के पादप पर किया था। मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं, उनमें भी मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें मेंडल ने रिसर्च किया था। और मेंडल ने मटर के पादप पर रिसर्च क्यों किया, क्योंकि मटर का पादप छोटा था, बौना था, 1 वर्षीय था, स्वपरागण भी किया जा सकता था, और स्वपरागण के साथ साथ परपरागण भी किया जा सकता, और कम समय में उत्पादन अधिक किया जा सकता था। इस कारण मटर के पादप पर मेंडल ने रिसर्च किया। ठीक है दोस्तों, अब गुणसूत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। अब गुणसूत्र होता है कि किसमें गुणसूत्र ज़्यादा पाए जाते हैं और किसमें गुणसूत्र कम पाए जाते हैं। जंतुओं में बात करूँ, जंतुओं में गुणसूत्र सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं और सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसमें होते हैं जंतुओं में, ओलकेनिया में होते हैं। ओलकेनिया में कितने होते हैं, 1600 गुणसूत्र होते हैं। और सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं, एस्केरिस में होते हैं। एस्केरिस में होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जंतुओं में। अब मैं बात करूं पादपों में। पादपों में सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होते हैं, सबसे ज्यादा गुणसूत्र ओफियोग्लोसा में होते हैं। ओफियोग्लोसा में होते हैं, कितने होते हैं, 1260 गुणसूत्र होते हैं। और सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं, एप्लोपेपस में। एप्लोपेपस में होते हैं, कितने होते हैं, 4 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, कि जंतुओं में सबसे ज्यादा ओलकेनिया में होते हैं 1600 गुणसूत्र, और सबसे कम एस्केरिस में होते हैं 2। इसी प्रकार पादपों में बात करूं कि सबसे ज्यादा ओलकेनिया में होते हैं 1260, और सबसे कम होते हैं एप्लोपेपस में होते हैं 4। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका होता है और सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम का होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका होता है, ट्रिलियम का होता है। और सबसे छोटा गुणसूत्र सेवाल का होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है, सेवाल का होता है। ठीक है दोस्तों, कि सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम का होता है और सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है, सेवाल का होता है। अब दोस्तों, और जैसे कि पादप होते हैं, और भी गेहूं हो गया, आम, अनार, पपीता, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जंतुओं में बात कर लेते हैं कि इनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों कि ये फिक्स कोड है, जैसे कि अनार हो गया, नींबू हो गया, पपीता हो गया, और पत्ता गोभी। इनमें सभी में
18 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जौ, बाजरा और मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। इनमें जौ में भी 14 गुणसूत्र होते हैं, बाजरा में भी 14 गुणसूत्र और मटर में भी 14 गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार चिंपाजी, आलू और तंबाकू इनमें 48 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे चर्चा करता हूं। जैसे कि मिर्च, बैंगन, टमाटर, बेर और चावल, इन सभी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24 गुणसूत्र होते हैं। कि मिर्च में भी 24 गुणसूत्र होते हैं, बैंगन, टमाटर, बेर, चावल में भी 24 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनका। अब आगे बात करता हूं कि एक मच्छर होता है, मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे छर है तो छर से ये पता चला सकते हैं कि छर का मतलब 6। एक होती है घरेलू मक्खी को कितनी बार भी हमें उड़ा दे या भगा दे तो वो वापस आ जाती है। तो वो क्या आ जाती है? वापस बार बार आ जाती है। तो घरेलू मक्खी में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है। अब मेंढक होता है, मेंढक में कितने होते हैं? मेंढक में होते हैं 26। और प्याज में होते हैं 16। ठीक है दोस्तों। अब मक्का होती है, मक्का में होते हैं 20 गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार बिल्ली, ये दोस्तों एलडीसी में क्वेश्चन आया था कि बिल्ली में कितने गुणसूत्र होते हैं? बिल्ली में 38 गुणसूत्र होते हैं। अब चूहा में कितने गुणसूत्र होते हैं? चूहे में 40 गुणसूत्र होते हैं। अब गेहूं में और बंदर में 42 गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार खरगोश में 44 गुणसूत्र होते हैं। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हो गया कुत्ते में कितने गुणसूत्र होते हैं? कुत्ते में 78 गुणसूत्र होते हैं। घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं। कबूतर में 80 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, कि बहुत जीव है, बहुत पादप है, बहुत फल है, बहुत सब्जियां हैं। कि आम में 40 गुणसूत्र हो गए, अनार में हमें अभी पढ़ा कि 18 गुणसूत्र होते हैं। कि सब बहुत पादप है, बहुत जीव है, कि गुणसूत्र बहुत होते हैं। दोस्तों मैं एक क्लास है आपके लिए जो स्टडी होती है जिसमें जैसे कि साइटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। और जैसे कि कोई वानस्पतिक नाम हो गया पादपों के और जीवों के वैज्ञानिक नाम हो गए, इनका एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये हो गए गुणसूत्र का चैप्टर। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब अगली क्लासों में दोस्तों मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मेंडल ने किस बातों पर रिसर्च किया और किस प्रकार रिसर्च किया, कि जैसे कि एकल संकरण होता है, द्विसंकरण संकरण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और जीन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।